हाँ तो बच्चे, आज की इस कालखंड में हम किसी द्रव के बूंद एवं वायु के बुलबुले, इन दोनों के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजन प्राप्त करेंगे। तो पहला हम देखते हैं किसी भी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब, इनके लिए व्यंजन देखते हैं। तो हमें मालूम है कि द्रव का जो बूंद होती है वो कैसे होती है, गोलाकार होती है और उनका पृष्ठ होता है वो उत्तल होती है। अतः पृष्ठ तनाव के कारण इसके अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, परिणाम स्वरूप इनके अंदर की ओर लगने वाला दाब है वो इनके बाहर की ओर लगने वाले दाब के मान से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, द्रव का बूंद गोलाकार होती है, द्रव का बूंद गोलाकार होती है। इनका पृष्ठ कैसा होता है, इनका पृष्ठ उत्तल होता है। अतः पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, अंदर की ओर बल कार्य करता है। चूंकि द्रव का बूंद गोलाकार होती है, जिनका पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल होगा। उत्तल होने के कारण पृष्ठ तनाव के कारण इसके अंदर की ओर एक क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। अतः पृष्ठ के अंदर की ओर का दाब बाहर की दाब से कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, क्या बताया गया है कि द्रव का बूंद गोलाकार होती है, इनका पृष्ठ कैसा होता है, उत्तल होगा। उत्तल होने के कारण इसके अंदर की ओर पृष्ठ तनाव के कारण एक बल कार्य करेगा, परिणाम स्वरूप इनके अंदर की ओर का दाब होगा वो बाहर की ओर के दाब से अधिक होगा। और इसी अतिरिक्त दाब के लिए हमको क्या प्राप्त करनी है, व्यंजक प्राप्त करनी है। तो मान लेते हैं इस प्रकार से कि बूंद की त्रिज्या, द्रव की बूंद है, इनकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना, r मान लेते हैं। और इसका जो दाब है, ये दाब अधिक क्या है वो P मान लेते हैं। क्या क्या माना गया है, माना बूंद की त्रिज्या बराबर r है एवं दाब अधिक्य, इनका दाब अधिक्य कितना है, P है। इनकी त्रिज्या R मान लेते हैं, दाब अधिक्य P है। तो दाब अधिक्य P के कारण दाब अधिक्य P के कारण इनकी त्रिज्या बढ़कर इनकी त्रिज्या देख लेते हैं। त्रिज्या R है, दाब अधिक P लगेगा, P लगने के कारण इनकी जो त्रिज्या है ये बढ़ करके कितनी हो जाएगी, ये
त्रिज्या हो जाएगी बढ़ करके r प्लस डेल r हो जाती है, अर्थात इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी होगी, डेल r। ठीक है क्या? तो दाब अधिक्य P के कारण त्रिज्या बढ़कर r प्लस ठीक है, मान लेंगे किसी बूंद की त्रिज्या r है, दाब अधिक्य P है, तो दाब अधिक्य के कारण इनकी त्रिज्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, r प्लस डेल r हो जाएगी। तो इस दाब अधिक्य को बढ़ाने में या दाब को बढ़ाने में किया गया कार्य, इसलिए अतिरिक्त दाब के द्वारा किया गया कार्य। तो अतिरिक्त दाब के द्वारा किया गया कार्य का फार्मूला हमको मालूम है, क्या होता है, बल गुणित दूरी या बल गुणित विस्थापन। ठीक है, और बल का फार्मूला ये होता है दाब गुणित क्षेत्रफल गुणित बचा हुआ है दूरी। सबका मान, दाब का मान कितना माने हैं हम, P माने हैं। क्षेत्रफल चूंकि किस आकार में है, ये गोलाकार में है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई और त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या कितना माना गया है, r माना गया है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर गुणित दूरी इनका कितना माना गया है, दोनों के मध्य दूरी कितना आया हुआ है, डेल r। तो अतिरिक्त दाब के द्वारा किया गया कार्य, ये हमारा फार्मूला निकाले, ये हो जाएगा P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल r। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब चलते हैं कि इनकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इनमें कितनी वृद्धि होती है। दाब पे क्या कार्य निकल आया, अब अपन बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि देखते हैं। बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर अंतिम क्षेत्रफल में वृद्धि का फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। चलिए, इनका अंतिम क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा 4 पाई त्रिज्या का वर्ग अंतिम क्षेत्रफल r प्लस डेल r पूरे का घात 2 माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल 4 पाई r का वर्ग। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि सॉल्व किए, ये आएगा 4 पाई ब्रैकेट में ये हो जाएगा r का घात 2 प्लस डेल r का घात 2 प्लस 2r इंटू डेल r और माइनस 4 पाई r का घात 2। ठीक है, चलिए ब्रैकेट हटाएं, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल r पूरे का घात 2 प्लस 8 पाई r इंटू डेल r माइनस 4 पाई r स्क्वायर। हो गया। इसमें देखते हैं ये जो राशि है, ये राशि चिन्ह
असमान होने के कारण कट गया। तो हमारे पास बूंद की पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितना आ गया, 4 पाई डेल आर का वर्ग प्लस 8 पाई आर इंटू डेल आर। इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। हाँ, चूंकि डेल आर छोटी राशि है अतः इस मान को हम नगण्य या 0 के बराबर माना जा सकता है, चूंकि डेल आर अत्यंत छोटी राशि है, डेल आर अत्यंत छोटी राशि है, अतः 4 पाई डेल आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इनको हम 0 मान सकते हैं। इसलिए बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, ये हमारे पास राशि आ गया 4 पाई आर इंटू डेल आर। ठीक है, ये हमारा आ गया बूंद के जो पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी ये। अतः पृष्ठीय ऊर्जा पृष्ठीय ऊर्जा सूत्र होगा पृष्ठ तनाव गुणित पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो हमारे पास पृष्ठीय ऊर्जा आ गया पृष्ठीय ऊर्जा आया पृष्ठ तनाव T इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। हम राशि प्राप्त किए हैं 8 पाई आर इंटू डेल आर। ये हमारा हो गया पृष्ठीय ऊर्जा का मान निकल आया। चूंकि जो दाब अधिक्य के कारण पृष्ठीय ऊर्जा होती है, हम क्या जानते हैं, दाब अधिक्य के कारण दाब अधिक्य के कारण दाब अधिक्य के होने के कारण ही पृष्ठीय ऊर्जा होती है। परिणाम स्वरूप दोनों के जो मान हम प्राप्त किए उनको इक्वल मान लेते हैं। अतः दाब अधिक्य के द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू पृष्ठीय ऊर्जा। इक्वल टू पृष्ठीय ऊर्जा। ठीक है, दाब अधिक्य के द्वारा किया गया कार्य बराबर पृष्ठीय ऊर्जा। और हमने दाब अधिक्य ये फार्मूला हमने प्राप्त किया था। ये फार्मूला आया था 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू डेल आर। ये हमारा दाब अधिक्य के द्वारा किया गया कार्य आया हुआ था। और पृष्ठीय ऊर्जा हमने प्राप्त किया 8 पाई आर इंटू डेल आर, और क्या प्राप्त हुआ है, पृष्ठ तनाव T। ठीक है, चलिए दोनों तरफ राशि काटते हैं। ये हमारा R से R स्क्वायर कैंसिल, डेल आर से डेल आर कैंसिल, और पाई से
पाई कैंसिल और 4 का हमारे पास आ गया 2, तो हमारे पास राशि आ गया P इंटू R और यहाँ पर हमारा राशि आ गया 2T, या फिर इनको हम लिखना चाहेंगे तो P इक्वल टू 2T अपान R। ये है किसी बूंद के अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। ठीक है क्या? तो हमने आपको बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक बताया। क्या बताया गया है कि कोई भी बूंद होती है उस बूंद की आकृति कैसे होती है? गोलाकार होती है। गोलाकार होने के कारण उनका पृष्ठ कैसा होता है? उत्तल पृष्ठ होता है। उत्तल पृष्ठ होने के कारण उसके अंदर की ओर जो लगने वाले दाब का मान होता है बाहर की ओर लगने वाले दाब के मान से अधिक होता है, और इसी अतिरिक्त दाब के लिए हम व्यंजक प्राप्त कर रहे थे। जो हमारा व्यंजक प्राप्त आया हमारे पास P इक्वल टू 2T/R। तो ये है किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बूंद के बाद आ जाते हैं अपन बूंद के बाद अपन आ जाते हैं वायु के बुलबुले के अंदर। वायु के बुलबुले। वायु के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब। तो इसके पहले हमने आपको जो द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब बताया गया था, सेम प्रोसेस हम करेंगे। बस अंतर कहाँ पे होगा कि वायु के जो बुलबुले होते हैं उस वायु के बुलबुले में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ होते हैं। ठीक है क्या? वायु बुलबुले में कितने पृष्ठ होंगे? 2 पृष्ठ होंगे। तो इनके कारण अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना वायु के बुलबुले की त्रिज्या, वायु के बुलबुले की त्रिज्या कैपिटल R व दाब अधिक्य कितना मान लेते हैं? P है। ठीक है, सेम चित्र हमारा वही रहेगा। इस प्रकार से वायु के बुलबुले की त्रिज्या अपन कितना मान लेते हैं? R मान लेते हैं, और दाब अधिक कितना मान लेते हैं? P मान लेते हैं। तो दाब अधिक्य के कारण त्रिज्या बढ़कर दाब अधिक्य के कारण त्रिज्या बढ़कर कितना हो जाती है? R प्लस ये त्रिज्या बढ़कर इनका त्रिज्या बढ़ कितना हो जाएगा? R प्लस डेल R हो जाती है। तो दाब अधिक्य के द्वारा किया गया कार्य, तो दाब अधिक्य के द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है?
बल गुणित दूरी, बल को हम दाब के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा दाब गुणित क्षेत्रफल और गुणित दूरी। ठीक है, दाब हम कितना माना, दाब हम माने हैं P और क्षेत्रफल चूंकि कैसा है, इनकी आकृति भी कैसा है, गोलाकार है, अतः गोलाकार होने के कारण इनका क्षेत्रफल होगा 4 पाई और त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या चूंकि हम क्या माने हैं, R माने हैं, इस कारण हमारा फार्मूला आएगा P इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू दूरी। तो दोनों के मध्य में दूरी, त्रिज्या कितना प्रारंभ में कितना था, R माना गया था, जो कि बढ़कर कितना होता है, R प्लस डेल R हो जाती है। तो इनके मध्य दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस डेल R माइनस R इक्वल टू डेल R, अर्थात इनके मध्य दूरी आ गया डेल R, अर्थात दाब अधिक्य के द्वारा किया गया कार्य ये आ गया हमारा P इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल R। चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आ जाते हैं इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिनका क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, ये प्रारंभिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों के मध्य में पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होती है, तो ये देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, चूंकि हमको मालूम है कि जो वायु का जो बुलबुला होता है उनका 2 पृष्ठ होता है, अतः दोनों पृष्ठ में वृद्धि होगी। तो 2 इंटू अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर 2 क्यों लगाया गया है या 2 से गुना क्यों किया गया है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि वायु का बुलबुला है और वायु का बुलबुला में कितना पृष्ठ होता है, 2 पृष्ठ होता है। 2 पृष्ठ होने के कारण इनमें जो परिवर्तन होगा दोनों पृष्ठ में होगा, इसी कारण यहाँ पर 2 से गुना किया गया है। ठीक है क्या, तो फार्मूला आएगा 2 इंटू अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आएगा 4 पाई और त्रिज्या का वर्ग। इनका हम त्रिज्या कितना माना गया है, अंतिम पृष्ठ का त्रिज्या है R प्लस डेल R, अर्थात 4 पाई R प्लस डेल R पूरे का घात 2 माइनस प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर का है, अंदर का क्षेत्रफल आएगा 4 पाई और त्रिज्या का वर्ग 4 पाई R स्क्वायर, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि आएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 4 पाई R प्लस डेल R पूरे के घात 2 माइनस 4 पाई R स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4 पाई, ये सॉल्व हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डेल R का वर्ग प्लस 2R इंटू डेल R माइनस 4, ये ब्रैकेट बंद, माइनस 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझ में आएगा आपको। हाँ, तो यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि देख रहे थे, जो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है 2 इंटू 4 पाई ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस डेल R का वर्ग प्लस 2R इंटू डेल R माइनस 4 पाई R स्क्वायर। ठीक, इनको और सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अगले स्टेप में देखते हैं। तो हमारे पास क्षेत्रफल में वृद्धि ये आएगा 4 पाई इंटू R स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई R का वर्ग प्लस इनसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई डेल R का वर्ग प्लस इनसे गुना करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 8 पाई R इंटू डेल R प्लस हमारा बचा हुआ है माइनस 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है,
अब इनके बाद देखते हैं अपन, ये जो राशि है विपरीत चिन्ह होने के कारण हमारे पास कट गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इनको 2 से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास राशि आ जाएगा 8, 2 से इनको गुना कर देंगे तो 8 पाई डेल आर का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 16 पाई आर इंटू डेल आर। ठीक है, चूंकि हम देखते हैं कि जो राशि डेल आर है ये अत्यंत छोटी राशि है, चूंकि डेल आर अत्यंत छोटी राशि है, अत्यंत छोटी राशि होने के कारण इनके पूरे इकाई को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो 8 पाई डेल आर इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो इस स्थिति पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ये हमारे पास आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, ये हमको मिल गया कितना, 16 पाई आर इंटू डेल आर। और हमें मालूम है कि जो दाब अधिक्य के कारण क्या उत्पन्न होगी, पृष्ठीय ऊर्जा। तो पहले हम पृष्ठीय ऊर्जा निकालते हैं। तो पृष्ठीय ऊर्जा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया, अतः पृष्ठीय ऊर्जा क्षेत्रफल में जब वृद्धि होती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिनका मान होगा पृष्ठीय ऊर्जा। तो ये पृष्ठीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है, किसी भी बूंद पर लगने वाले पृष्ठ तनाव के कारण। अतः पृष्ठीय ऊर्जा बराबर पृष्ठ तनाव गुणित पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक, पृष्ठ तनाव गुणित पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। पृष्ठ तनाव हमारे पास कितना है, पृष्ठ तनाव कितना माना गया है, T माना गया है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हम निकाले हैं 16 पाई आर इंटू डेल आर। अतः पृष्ठीय ऊर्जा हमारे पास आ गया T इंटू 16 पाई आर इंटू डेल आर। और हमने आपको ये बताया था कि दाब अधिक जिनका व्यंजक हम प्राप्त कर चुके हैं, और इसी दाब अधिक्य के कारण पृष्ठीय ऊर्जा होती है, अर्थात दाब अधिक्य के कारण जो किया गया कार्य होगा और जो पृष्ठीय ऊर्जा होगा उन दोनों का मान कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चूंकि दाब अधिक्य के कारण पृष्ठीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, पृष्ठीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः दाब अधिक्य के द्वारा किया गया कार्य बराबर पृष्ठीय ऊर्जा और किया गया कार्य का व्यंजक हम प्राप्त किए हैं P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर गुणित डेल आर। ये हम किसी दाब अधिक्य के द्वारा किया गया कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे। साथ ही हम पृष्ठीय ऊर्जा के लिए प्राप्त क्या किए हैं, T इंटू 16 पाई आर इंटू डेल आर। ये हम पृष्ठीय ऊर्जा प्राप्त की है। उसी प्रकार इसके पहले हम किया गया कार्य प्राप्त किए थे। दोनों तरफ देखते हैं कौन कौन सी राशि कटने वाली है।
डेल आर कट गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, पाई का पाई कैंसिल हो गया, 4 ये 4। तो हमारे पास इधर राशि बचा P इंटू और इस तरफ हमारा राशि बचा हुआ है 4t। इसलिए r को हम ट्रांसफर कर देते हैं तो P इक्वल टू आ गया 4t अपान r। ये है किसी वायु के बुलबुले में अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। चलिए ठीक है, तो हमने आपको वायु बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक बताया, जिसमें क्या बताया गया है, इसका जो व्यंजक होती है पूरे जो वायु के बुलबुले उन्हीं के समान होती है। अंतर केवल इतना होता है कि चूंकि वायु के बुलबुले में कितने पृष्ठ होता है, 2 पृष्ठ होती है। इसी कारण से जब उनकी हम पृष्ठीय ऊर्जा या उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकालते हैं तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वायु के बुलबुले है उनसे 2 गुने आ जाती है, अर्थात वो वृद्धि आ जाती है हमारा 16 पाई आर इंटू डेल आर। तो इस आधार पर इनमें जो दाब अधिक आएगा इनका सूत्र आएगा P इक्वल टू 4t अपान आर, जबकि वायु के बुलबुले के लिए हमारे पास आया था 2t अपान आर। अर्थात इसके अंदर जो अतिरिक्त दाब होगा, वायु के बुलबुले के अंदर जो अतिरिक्त दाब होता है वह किसी द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं केस नली के बारे में बातें करते हैं। केस नली क्या होती है और इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है। पहला हम देखते हैं केस नली, फिर देखेंगे हम केशपथ। तो केस नली, ठीक क्या होता है, केस नली इस प्रकार से कम त्रिज्या वाली एक पोली नली होती है, एक समान। केस नली किसको बोलते हैं, केस नली क्या होती है, इस प्रकार से एक पोली नली होती है जिनकी त्रिज्या कम होती है। त्रिज्या कैसे होती है, कम होती है, तथा दोनों नली कैसे होती है, इक्वल, एक समान होती है। ठीक है, इस प्रकार से पोली नली को हम क्या बोल देंगे, केस नली बोल देते हैं। और इस केस नली के संबंध में हम दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, जैसे हम अपने घरों में जो लालटेन जलाते हैं उसमें जो तेल ऊपर आता है वो केस नली या केशिकत्व के कारण आता है। उसी प्रकार जब हम बारिश के या गर्मी के दिनों में खेतों में जब जुताई करते हैं तो वो भी एक केस नली का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो केस नली क्या करेंगे, केस नली क्या होती है, इस प्रकार से एक समान और कम त्रिज्या वाली पोली नली होती है। और जब इस केस नली को 2 स्थिति होती है, जब द्रव में डुबोएंगे और जब पारे में डुबोएंगे तो क्या होती है, देखते हैं अपन। ठीक, एक पात्र में हम जल ले लेते हैं और जल लेने के बाद जब इसमें हम केस नली को डुबोएंगे, केस नली को हम क्या करते हैं, इनके अंदर डाल देंगे, तो हम देखते हैं कि इस केस नली में जो जल होता है वह ऊपर की केस नली के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम एक पात्र में जल ले लेंगे और जल ले करके इसमें अगर हम केस नली को डुबाएंगे तो देखते हैं कि केस नली में द्रव का जो तल होता है वो ऊपर उठ जाता है। और इनके विपरीत यदि हम इनको पारे में जल की जगह हम क्या ले लेते हैं, पारा ले लेते हैं, पारा ले लेते हैं और इस पारे में जब हम केस नली को डुबोएंगे तो देखते हैं कि इसमें पारे का तल होता है वो दब जाता है या नीचे गिर जाता है। इसमें जल का तल ऊपर उठा हुआ है, इसमें पारा में जब हम डुबोएंगे तो ये क्या हो जाता है, दब जाता है या गिर जाता है। तो इसी घटना को किसी केस नली में जल का
या किसी द्रव का ऊपर उठने एवं नीचे दबने की घटना को ही क्या कहा जाता है? केशिकत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिकत्व। केशिकत्व की परिभाषा क्या हो जाएगा? क्या बताया गया आपको कि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे गिरने या दबने, नीचे गिरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि कौन सा जल होता है या कौन सा द्रव होता है केश नली ऊपर चढ़ेगा और कौन सा द्रव होता है केश नली में नीचे दबेगी। तो देख रहे हैं कि जल और कांच के लिए, अर्थात ऐसा द्रव जो किसी ठोस को भिगोता है, अर्थात जिनके आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है। पहला स्थिति देख रहे हैं, द्रव जो ठोस को भिगोता है, ऐसा द्रव जो ठोस को भिगो देता है। और कब भिगोता है? हमने आपको बताया था कि जब ठोस और द्रव उनके मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान द्रव के मध्य लगने वाले अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है, तो ऐसे द्रव ठोस को भिगोता है। तो जब भिगोता है तो इस स्थिति में जो केश नली में वह द्रव होता है वह ऊपर चढ़ जाती है, और ऐसा द्रव जो ठोस को नहीं भिगोता, ऐसा द्रव जो ठोस को नहीं भिगोता, जैसे पारा। ठीक है, इसका भी हमने आपको कारण बताया था। जो द्रव होता है ठोस को क्यों नहीं भिगोता? तो जो द्रव और ठोस के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान इस द्रव के मध्य लगने वाले ससंजक बल के मान से कम होती है, इसी कारण यह द्रव ठोस को नहीं भिगोता है, जैसे पारा। ठीक है, पारा को किसी पात्र में डालेंगे तो उनको भिगोता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम केश नली को डालेंगे तो केश नली में उस द्रव का जो तल है वह नीचे की ओर दब जाता है। ठीक है, तो किस वाले में केश नली में द्रव चढ़ेगा और किसमें इसका तल है नीचे की ओर आएगा, ये हमको कारण बता दिया गया कि जो द्रव ठोस को भिगोएगा उसमें केश नली में द्रव का तल ऊपर चढ़ेगी, और जो द्रव ठोस को नहीं भिगोएगा उसमें इनका जो तल है वह नीचे की ओर गिर जाएगी। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे केशिकत्व का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने पहले बताया है, जैसे हम अपने घरों में लालटेन देखते हैं, तो लालटेन में जो मिट्टी का तेल ऊपर चकती है वो किसके कारण चकती है? केशिकत्व के कारण चकती है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हम अपने खेतों में जुताई कर देते हैं। जुताई क्यों किया जाता है? तो गर्मियों के दिन में जो हम धान उगाए रहते हैं उनको काटने के बाद में हल्का सा उनका जो ठूठ बची रसी होती है वह केशिकत्व का कार्य करती है, जो कि पृथ्वी के नीचे से जल को ऊपर ले आती है। इसी से बचाव के लिए कि जल मिट्टी का जल धारण क्षमता बनी रहे, हम क्या कर देते हैं? गर्मी में जुताई कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस कालखंड में हम आपको किसी द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब, साथ ही वायु के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के बारे में बताया। साथ ही हमने आपको केश नली और केशिकत्व के बारे में बताया, जिसमें बताया कि केश नली में कौन सी द्रव ऊपर की ओर चढ़ जाएगी और कौन सी द्रव नीचे की ओर दब जाएगी। आगे की कालखंड में हम अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।